नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल निपुण बंसल सॉल्यूशन नोट्स पर आपका स्वागत है। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण क्लास 9th में हम अब एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसके माध्यम से आपको ग्रुप्स एवं विभिन्न प्रकार की जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही जो अब तक क्लासेज नहीं चल पा रही हैं उन क्लासेज को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए हमारे द्वारा अब यूट्यूब पर वीडियोज़ डाले जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप आगामी वीडियोज़ को भी आसानी से देख पाएँ। क्लास 9th में हमारा जो ज्योग्राफी का न्यू टॉपिक है उसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। हम आज यानी कि भारत आकार और स्थिति को मानचित्र के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये एक ज्योग्राफी का टॉपिक है और ज्योग्राफी का टॉपिक होने के नाते मानचित्र की इसमें अहम आवश्यकता भी है। और अहम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा इस वीडियो में मानचित्र का भी समावेश किया गया है। इसमें हम देखते हैं कि जो भारत है वो विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, यानी कि विश्व की जो पुरानी संस्कृति हैं उन पुरानी संस्कृतियों में से भारत एक रहा है। यदि हम भारत की स्थिति को जानने का प्रयास करें तो भारत एक विशाल देश है। हम पहले भी यह वीडियो में पढ़ चुके हैं कि भारत एक विशाल देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व में अपना 7वां स्थान रखता है। अर्थात विश्व के 6 बड़े देश ही भारत से बड़े हैं, नहीं तो भारत का स्थान 7वां नंबर का है। यानी कि रूस, कनाडा, चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इसके बाद आता है भारत। तो यह जो भारत है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसे हम नक्शे के द्वारा देखते हैं कि यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों, ये जो आपको भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है, भारत का दक्षिणी हिस्सा जो कि आपको श्रीलंका के समीप का दिखाई दे रहा है, इस श्रीलंका के नीचे का जो हिस्सा है, जो ये हमको लाइन दिखाई दे रही है जिसपे 5 लिखा हुआ है, इस 5 के तुरंत नीचे एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वह 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर, यानी कि यह उत्तर में स्थित है। यानी कि जो भारत है वो भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है, उत्तर में स्थित है, और उत्तर में स्थित होने के कारण यह उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत आता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो भारत है, यह भारत की जो स्थिति है वो पृथ्वी में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध का मतलब है कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है और 2 भागों में बांटने के कारण यह भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है। इस कारण से यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब जो भारत में जो कर्क रेखा है यह उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी कि जैसे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में भूमध्य रेखा बांटती है, उसी प्रकार से भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है उसे कर्क रेखा कहते हैं। जो कर्क रेखा है उसका जो अक्षांश है वो है 23 डिग्री, यानी कि 23.5 डिग्री अक्षांश, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये इसका अक्षांश है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये इस कर्क रेखा का अक्षांश है और यह भारत को लगभग 2 समान बराबर भागों में बांटती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और दक्षिण पश्चिम में जो लक्षद्वीप है यह अरब सागर में स्थित है। इसे हम अब नक्शे के द्वारा देखेंगे, लेकिन पहले हम इनको समझ लेते हैं कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इसी प्रकार से दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसी प्रकार से जो हमारा महत्वपूर्ण फैक्ट है वो हम देखते हैं कि 26 दिसंबर 2004 को इंदिरा पॉइंट, जो हमारा ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 26 दिसंबर 2004 को इंदिरा पॉइंट क्या था? इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है।
भारत का सबसे दक्षिण बिंदु जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण की ओर स्थित था, यानी कि इंदिरा पॉइंट 26 दिसंबर 2004 को इंदिरा पॉइंट समुद्र में जलमग्न हो गया। यानी कि 26 दिसंबर 2004 को जब सुनामी आई, तो सुनामी आने के कारण भारत का जो दक्षिणी बिंदु है यानी इंदिरा पॉइंट समुद्र में जलमग्न हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा का मतलब है भारत जो अपने पड़ोसी देशों से स्थल मार्ग से जुड़ा हुआ है, उसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जिसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और इसी प्रकार से यदि हम इसकी समुद्री तटरेखा को देखें, इसकी समुद्री तटरेखा को देखें तो अंडमान निकोबार या मालदीव, इन सब को भी यदि हम शामिल करें तो इसकी कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई है वो 7,516.6 किलोमीटर है। इसे अब हम नक्शे की सहायता से जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको भारत का जो दक्षिणी भाग दिखाई दे रहा है, इसमें ये जो बिंदु है इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और यह इंदिरा पॉइंट भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो ये इंदिरा पॉइंट है, यह 26 दिसंबर 2004 को जब सुनामी आई थी, तो सुनामी आने के कारण यह जलमग्न हो गया या समुद्र में डूब गया। एक हम जो स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं तो वो हम देखते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा से हमारा क्या मतलब है। तो भारत की स्थलीय सीमा से मतलब ये है, यह जो आपको सीमा दिखाई दे रही है, यहाँ तक की जो सीमा है ये तो जलमग्न है, जो कि तटीय सीमा के अंतर्गत आती है नीचे दक्षिण की ओर। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं, ये उत्तर की ओर सीमा जो हमें दिखाई दे रही है, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, और चीन के बाद ये हमें दिखाई दे रहा है म्यांमार, और म्यांमार के बाद यहाँ तक की जो सीमा है ये स्थलीय सीमा के अंतर्गत आती है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, ये जो स्थलीय सीमा आपको दिखाई दे रही है, इस स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इस स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। और इसकी जो तटीय सीमा है, जो हम देखते हैं कि दक्षिण की ओर जो तटीय सीमा, ये वाला जो गुजरात का ये दक्षिणतम बिंदु, ये हमें इस तरीके से इसकी जो तटीय सीमा दिखाई दे रही है, ये तटीय सीमा जो कि पश्चिमी बंगाल तक हमें दिखाई दे रही है, जो आपको दिख रहा होगा पश्चिमी बंगाल। तो ये तटीय सीमा जो है यह 7,516.6 किलोमीटर लंबी है, 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। इसके दक्षिण का भूभाग, यानी कि जो भारत है इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। उत्तर में चौड़े का मतलब यह है कि जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका भूभाग चौड़ा होता जाएगा, और जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर आते जाएंगे इसका भूभाग सकरा होता जाएगा। तो इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, जो आपको दिख रहा है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर यह सकरा होता गया है। यानी कि 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जैसे जैसे हम नीचे की ओर आते जाएंगे यह सकरा होता जाएगा, और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते जाएंगे यह चौड़ा होता जाएगा। देखिए दोस्तों, ये आपको जो नक्शा दिखाई दे रहा है, यह नक्शा नीचे की ओर तो सकड़ा है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह नक्शा आगे की ओर चौड़ा होता जाता है। तो ये लिख रहा है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, लेकिन इसका थोड़े से ऊपर हम चलते हैं तो ये होता है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और इसके यदि हम नीचे की ओर आते हैं तो भूभाग सकरा होगा, और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उत्तर की ओर जाते जाएंगे तो यह चौड़ा होता जाता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से नीचे की ओर यह सकरा होता जाता है, और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से यह ऊपर की ओर चौड़ा होता जाता है। 82.5 डिग्री, देखिए इसके बाद आता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक याम्योत्तर माना जाता है।
और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है यह भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है यह भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। तो यह 5 राज्यों से गुजरती है जिनके नाम हैं आंध्र प्रदेश, जिसे अब सीमांध्र के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको हम नक्शे की सहायता से जानने का प्रयास करते हैं। इसके बाद देखते हैं हम कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की एक ट्रिक है जिसका नाम है आऊ मूच। आऊ मूच, आऊ मूच से मतलब ये है कि आ से बन गया आंध्र प्रदेश, जिसे वर्तमान में सीमांध्र भी कहते हैं, जिसे वर्तमान में सीमांध्र भी कहते हैं। ऊ से बन गया उड़ीसा, ऊ से बन गया उड़ीसा, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया। इसके बाद है मध्य प्रदेश, यानी मैं से मध्य प्रदेश, फिर ऊ से बन गया उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 5 राज्यों से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सन 1869 में स्वेज नहर, जो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो स्वेज नहर है यह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़कर कौन सी नहर बनाई गई है? स्वेज नहर। तो जो स्वेज नहर है वह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़कर बनाई गई है। जब यह 1869 में खुली, तो 1869 में खुलने के कारण भारत व यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर तक कम हो गई है। अर्थात 1869 में जब स्वेज नहर का मार्ग खोला गया तो स्वेज नहर के मार्ग खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर तक कम हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत के 9 राज्य तटीय रेखा पर हैं। भारत के 9 राज्य तटीय रेखा पर हैं। अब देखिए दोस्तों, भारत के जो 9 राज्य तटीय रेखा पर हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखो, सबसे पहले आता है गुजरात, क्योंकि हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये अरब सागर जो कि ये एक तटीय सीमा बनाता है, तो तटीय सीमा पर स्थित होने के कारण 9 राज्य, यानी कि पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के सहारे सहारे भारत के 9 राज्य स्थित हैं, जिनमें सबसे पहले आता है गुजरात, गुजरात के बाद आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आता है गोवा, महाराष्ट्र के बाद आता है गोवा, गोवा के बाद आता है कर्नाटक और कर्नाटक के बाद आता है केरल। तो हमसे यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पश्चिम की ओर, यानी कि अरब सागर की ओर या पश्चिम की ओर कौन कौन से राज्य तटीय सीमा पर स्थित हैं, तो उसका आंसर होगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। इसी प्रकार से यदि हमसे पूर्व की ओर पूछा जाए, क्योंकि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो हमारे सीधे हाथ की तरफ जो दिशा है उसे तो हम बोलते हैं पूरब, और उल्टे हाथ की जो दिशा है वो है पश्चिम। तो पूरब की ओर हम देखते हैं कि सबसे ऊपर आता है पश्चिमी बंगाल, ये लिख रहा है बंगाल, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, यानी कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद अब इसका नाम सीमांध्र हो गया है, तो आंध्र प्रदेश, और इसके बाद आता है तमिलनाडु। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 राज्य तो हैं पश्चिम की तरफ और 4 राज्य स्थित हैं पूरब की तरफ। इस तरीके से तटीय सीमा पर स्थित 9 राज्य हैं, तटीय सीमा पर स्थित 9 राज्य स्थित हैं। अब यदि हम इनका क्रम से देखते हैं तो गुजरात जो कि पश्चिम की तरफ स्थित है, महाराष्ट्र, उसके बाद महाराष्ट्र आता है, उसके बाद गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, और फिर यदि हम पूरब की तरफ देखें तो तमिलनाडु, फिर सीमांध्र, फिर उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल। ऐसे कुल 9 राज्य हैं। अब इन 9 राज्यों में यदि हम स्थिति देखें तो जो गुजरात है इसकी तटीय सीमा सर्वाधिक है, ये हाईएस्ट है, यानी कि इसकी तटरेखा सबसे बड़ी है। और यदि हम गोवा की देखें तो इसकी तटीय रेखा सबसे कम है, यानी कि मिनिमम है। तो हाईएस्ट कौन सा हुआ? गुजरात, और सबसे अंतिम कौन सा हुआ? गोवा। इसके आगे चलते हैं और देखते हैं
कि भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। और यह भारत की जो पूरब से पश्चिम की लंबाई है, यह अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक। इसी प्रकार भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, जो कि ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु के दक्षिणी छोर यानी कि कन्याकुमारी तक स्थित है। भारत में कुल 28 राज्य हैं। पहले भारत में कुल 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, जिसमें से जम्मू कश्मीर राज्य को हटा दिया गया है। और जम्मू कश्मीर राज्य को हटाने के साथ ही उस जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये 2 राज्य होंगे वहाँ पर, 2 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। और जम्मू कश्मीर में कुल 20 जिले होंगे और लद्दाख में कुल 2 जिले होंगे। तो इस प्रकार भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट आता है, जो जनरली क्वेश्चंस पूछा जाता है कि भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा किस, डॉक्टर क्रेसी ने भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। अब हम देखते हैं भारत की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति। तो भारत का जो अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए भारत 8 डिग्री, ये जो शून्य का जो चिन्ह लग रहा है ये कहलाता है डिग्री, और जो पीछे ये एक बार लगा हुआ है इसे बोलते हैं हम मिनट। यदि यहाँ पर 2 बार होते तो इसको हम बोलते हैं सेकंड। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब हमने इसे उत्तरी अक्षांश क्यों बोला? क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण इसके जो अक्षांश होंगे वो भी उत्तरी के ही होंगे। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश व 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यदि हम भारत को देखें तो भारत की स्थिति ऊपर यदि हम देखें तो ये है स्थिति 37 डिग्री 6 मिनट। ये कितना कहलाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत स्थित है। और यदि हम नीचे की तरफ देखें तो यहाँ से भारत की स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से और उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। उसी प्रकार से यदि हम देशांतर देखें तो भारत यहाँ पर 69 डिग्री 30 मिनट से ये जो इसका सबसे पहला बिंदु है, तो 69 डिग्री 30 यानी कि जो भारत की जो यदि हम पश्चिम की तरफ देखें तो जो भारत है वो 68 डिग्री 7 मिनट से और यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि भारत उत्तर में, यदि हम भारत में उत्तर की ओर देखें तो यह है 68 डिग्री 7 मिनट। तो भारत की यदि हम स्थिति देखें तो जो भारत है वो 8 डिग्री 4 मिनट से और उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट का जो अक्षांशीय विस्तार है इसमें ये भारत फैला हुआ है। और 68 डिग्री 7 मिनट से और यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर जो कि अरुणाचल प्रदेश स्थित है, तो वहां तक स्थित है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो भारत है वो उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर और दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर और पश्चिम में यह गुजरात तक स्थित है। अब हमारे मानचित्र से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं। तो मानचित्र से जुड़े हुए क्वेश्चंस जो हमसे लगभग पूछे जाते हैं वो हैं, जैसे सबसे पहला
कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको पता है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसे हम मानचित्र के द्वारा देखेंगे। इसके बाद आता है भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश हमने क्या पढ़ा? भारत का हमने सबसे उत्तरी अक्षांश पढ़ा 37 डिग्री 6 मिनट, क्योंकि हमने पढ़ा कि भारत दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट तक स्थित है। अब आता है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। तो हमने पढ़ा था कि जो सबसे लंबी तटरेखा है, जो हाईएस्ट तटरेखा है, वो कहाँ की है? गुजरात की। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वो कौन सा है? गुजरात। इसी प्रकार से भारत व श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि, तो भारत और श्रीलंका को जो जल संधि अलग करती है उसका नाम है पाक जल संधि। तो भारत व श्रीलंका को जो जल संधि अलग करती है उसका नाम है पाक जल संधि। इसी प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप जो स्थल भाग से घिरे हुए जो देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान आदि देशों से मिलकर बनता है। तो हम नक्शे पर देख लेते हैं पहले कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए दोस्तों कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि 25 डिग्री लिख रहा है, यहाँ लिख रहा है 20 डिग्री, तो औसतन 23.5 डिग्री यहाँ हो गया। तो कर्क रेखा लगभग यहाँ से गुजरती है और यह है गुजरात। इसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल के साथ साथ बिहार के साथ झारखंड, जो ये दिख रहा है हमें, बिहार के साथ झारखंड, और झारखंड के बाद आता है त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। अर्थात भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होकर गुजरती है। आज का हमारा जो प्रश्न है वो है मेघालय राज्य का नाम किसके द्वारा सुझाया गया? आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है मेघालय राज्य का नाम किसके द्वारा सुझाया गया। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि 3 बीघा गलियारा विवाद किन राज्यों के मध्य स्थित है? मेघालय राज्य का नाम किसके द्वारा सुझाया गया? और दूसरा क्वेश्चन है 3 बीघा गलियारा विवाद किन राज्यों के मध्य स्थित है? आप हमारे इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। और दोस्तों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।